दौरान विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ आ बैठे, जिसके चलते पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र नारेबाजी करते हुए सीएम नीतीश कुमार के स्थान पर बैठने पहुंच गए, जिसके बाद मार्शल ने उन्हें खींचकर वहां से हटाया। अपने सामने जाइए, गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी के पास जाने के मामले पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सदन नियम से चलता है, ऐसे में स्पीकर को सचेत करने को लेकर सीएम नीतीश की कुर्सी के पास गए थे। नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम सदन को और माननीय अध्यक्ष जी को सचेत करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री की सीट पर मैं गया, बैठा नहीं, लेकिन मैं सीट पर गया सचेत करने के लिए। अगर यही एनार्की रहा तो हम सारे विधायक मंत्री का सीट ले लेंगे, मंत्री को जहां बैठना होगा वहां बैठेगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच रैयतों को खतियान समेत कई कागजातों को जमा करने की बाध्यता के कारण काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे के लिए लोगों को कई तरह के कागजात की परेशानी से राहत मिल सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब सर्वे के लिए जमीन का खतियान देना जरूरी नहीं है। जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। जब तक जनता को हम सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे, तब तक कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी बिहार की जनता के तरफ या उसको कोई दिक्कत सर्वे के कारण नहीं देगा। सर्वे के लिए अब खतियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी मैंने कहा ना कि एक नया मसौदा एक सप्ताह में आ रहा है, जिसमें जनता के हित में ही सर्वे का काम किया जाएगा। खाता और प्लॉट नंबर से अप्लाई, मैंने सारी बात बता दी। मैं 13 तरह का छूट देने जा रहा हूं। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा किया। विधानसभा के चौथे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदन के अंदर और बाहर महागठबंधन के विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर के जमकर हंगामा किया। आरजेडी विधान पार्षद अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारे धर्म को चुनने का अधिकार देता है। उन्होंने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगर बिल को लेकर सरकार की मंशा साफ होती तो संगठन के लोगों को बुलाकर राय मशवरा करते। जानबूझ के जो दिल्ली की जो अभी सरकार है वो टारगेट कर रही है खास करके माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी में भी ज़्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी को। उनका खाना भी नहीं पचता है बिना माइनॉरिटी को किसी तरह का कुछ कहे हुए। मगर हमारा विरोध दर्ज करना एक बिहार के नागरिक और प्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व था। उस दायित्व के तहत जो है हमने इस बात को रखा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब एलजेपी आदमी दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे 5 सांसद हैं, नागालैंड में भी हमारे 2 विधायक हैं, अब झारखंड में भी हमारा पहला विधायक जीतकर आ गया है। बिहार के साथ दिल्ली चुनाव में भी हम दिखेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। खुशी मुझे इस बात की है, क्या जहां बिहार में हम लोग के 5 सांसद हैं तो वहीं नागालैंड में भी हम लोगों के विधायक हैं। 2 विधायक वहां पर हाल फिलहाल में हुए झारखंड में, उसमें भी हमारी पार्टी ने एक सीट पर एक ही पे लड़े, एक ही जीते। 100% स्ट्राइक रेट वहां पर भी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने चाहा था कि ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। जिस तरीके से आज 3 राज्यों में हम लोगों का न सिर्फ जनाधार है बल्कि रिप्रेजेंटेशन है। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में। आज उसका भी कहीं ना कहीं शंखनाद श्री गणेश है। आज से उसकी भी तैयारी में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द बिहार की यात्रा में
पूरे प्रदेश की यात्रा में निकलेगा, जहां अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे प्रवास कर न सिर्फ संगठन की मजबूती को देखेगा बल्कि साथ ही संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी हम लोग आरंभ कर देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से चलकर बक्सर पहुंची। नगरवासियों ने चंदवा मोड़ के पास बारात का भव्य स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ लोगों ने श्री राम के जयकारे लगाते हुए बारातियों का स्वागत किया। रथ पर सवार 4 भाइयों की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती उतारी और श्री राम पर फूलों की बारिश की। बता दें आपको, बारात 26 नवंबर को श्री अयोध्या धाम से निकली थी और बक्सर, आरा, पटना होते हुए बारात जनकपुर धाम जाएगी, जहां सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। तो देखिए, पटना से एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस कर्मियों को कुचलने का मामला सामने आया। गाड़ी मालिक आकाश कुमार गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है आरोपी आकाश। गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अटल पथ की घटना बताई जा रही है। 24 नवंबर की शाम गाड़ी चढ़ाने से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है आकाश। आपको बता दें, चलिए, खबर पटना से सामने आ रही है। गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें आपको, 24 नवंबर की शाम गाड़ी चढ़ाने की वजह से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अटल पथ की यह घटना है, आरोपी आकाश। और आपको बताते चलें कि गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस कर्मियों को कुचलने का यह मामला है, जिसमें गाड़ी मालिक आकाश कुमार गिरफ्तार हो चुका है। और अब एनआईए की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर है। देखिए, 6 राज्यों में सर्च ऑपरेशन। बिहार के गोपालगंज में रेड किया गया। हथुआ और मीरगंज में रेड हुआ। सुनील सोनी को हिरासत में लिया गया है। पासपोर्ट, दस्तावेज, नोट गिनने वाली मशीन और अशोक कुमार, दिवाकर कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। अब तक 3 लोग एनआईए की हिरासत में हैं। मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये मामला है। बताते चले आपको, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई हुई है। 6 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आपको बता दें कि सुनील सोनी को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद पासपोर्ट, दस्तावेज और नोट गिनने वाली मशीन जो है वो भी बरामद हुई है। ये भी जब्त कर लिया गया है। इधर अशोक कुमार, दिवाकर कुमार ये भी हिरासत में लिए गए हैं। तो अब तक 3 लोग एनआईए की हिरासत में है। मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सिवान पुलिस ने शराब के खिलाफ छापेमारी की और 1559 लीटर विदेशी शराब के साथ एक कार और 4 बाइक जब्त की। ये कार्रवाई मैरवा थाना क्षेत्र के मैदनिया गांव में की गई। हालांकि पुलिस को देख शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना में लापता बच्ची का सुराग नहीं मिलने पर परिवार वालों का गुस्सा फूट उठा। परिवार के लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने थाने का घेराव कर जमकर बवाल काटा। घटना के बाद मौके पर डीएसपी के साथ ही कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। आपको बता दें, 8 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर से एक 2.5 साल की बच्ची की चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक बच्ची का पता नहीं चल पाया है। और अब बात देश और विदेश की कर लेते हैं। तो देखिए, इधर रांची की बात करें तो यहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरे टर्म के लिए सीएम पद की शपथ ली और इस शपथ के साथ ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया। हेमंत सोरेन ने सत्ता में रहते हुए लगातार दूसरी बार वापसी करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 4थी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके दूसरी बार सत्ता में वापस आई है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के जरिए विपक्ष ने एकजुटता का संदेश भी दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक मौजूद रहे। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के
मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में देखिए पीवीआर मल्टीप्लेक्स के पास में धमाका हुआ। इस घटना में एक शख्स घायल हो गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता के अधिकारी भी पहुंचे हैं। धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से अक्टूबर में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था, वैसा ही ये लो तीव्रता वाला ब्लास्ट है। पार्क की बाउंड्री दीवार के पास ये धमाका हुआ है। मौके से सफेद पाउडर जैसी चीज बिखरी हुई मिली। और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की कर लेते हैं। देखिए संभल में दंगाइयों की धरपकड़ जारी है। संभल पुलिस ने 3 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दंगे में इस्तेमाल हुए 3 तमंचे और पुलिस कर्मियों से लूटे गए 3 ब्लैंक कारतूस और 3 रबर बुलेट बरामद की गई है। गिरफ्तार दंगाइयों की पहचान फैजान, मोहम्मद अली और रेहान के रूप में हुई है, जिन पर हिंसा और पुलिस कर्मियों से असलहे लूटे जाने का भी आरोप है। और 3 और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 31 उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। संभल में हिंसा के बाद देखिए पुलिस जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस खासतौर से अलर्ट दिख रही है। कहीं कोई हिंसक घटना न हो, इसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में या फिर घर के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देने की अपील की। सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। जुमे की नमाज भी है, वो दोपहर तक चलेगी, उसका भी ध्यान रखा गया। 3 लेयर सिक्योरिटी है, वो जुमे की नमाज के लिए की गई है। जो जनपद के जितने भी नामी गिरामी लोग हैं, उन सब से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने मस्जिदों से, अपने अपने जिन जगहों पे वो रहते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करें लोगों से कि अपने घर के आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़ें। ज़्यादा इसके बारे में अफवाहों पे ध्यान ना दें। और संभल की जामा मस्जिद की ओर से आज सुबह अनाउंसमेंट में क्या कहा गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। अमन और शांति पूरी तरीके से क्या बोल रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल संभल की शाही मस्जिद के बाद अब बात अजमेर शरीफ दरगाह की कर लेते हैं। तो देखिए हिंदू पक्ष की अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। बता दें आपको, हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा करते हुए दरगाह के सर्वे की मांग की है। और देखिए अजमेर दरगाह पर दरअसल विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। तो हिंदू पक्ष का शिव मंदिर होने का दावा है। यहां पर अजमेर दरगाह का एएसआई सर्वे की मांग की गई है। ढांचों को पुराना मंदिर का हिस्सा बताया गया है। तहखाने में गर्भगृह होने का भी दावा किया जा रहा है और इसी वजह से एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। और आपको बता दें कि हरविलास शारदा की किताब का जिक्र भी यहां पर किया गया। तो ऐसे में कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो मंजूर कर ली गई है। हिंदू सेना ने पेश किए दावे के 3 आधार। देखिए आपको बता देंगे, दरगाह का दरवाजा हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है और यह भी कहा गया कि दरगाह का ऊपरी स्ट्रक्चर जो है वो भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसा दिखता है। दरगाह में पानी और झरना है। जहां जहां शिव मंदिर है वहां भी पानी और झरना होता है। तो ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर भी पहले मंदिर था, जिसे तोड़ करके ये अजमेर दरगाह बनाया गया है। इसी वजह से यहां पर भी हिंदू पक्षों का यह दावा किया जा रहा है और ये मांग की गई है एएसआई के द्वारा कि इस पर एक बार जांच की जाए। ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो
सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर। खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहने वाला मुल्क पाकिस्तान, यहां पर हिंदू तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहां पर मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो पाकिस्तान का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, युवक के साथ बर्बरता से पेश आ रही है और उसे धक्का देकर के नीचे गिरा देती है। वायरल हो रही वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक कंटेनर पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है, तभी पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहां पर पहुंचते हैं और युवक को धक्का दे देते हैं, जिससे युवक नीचे गिर जाता है और घायल भी हो जाता है। वो रेंजर वालों ने नीचे रेंजर्स वालों ने ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया। और अब बात खेल जगत की कर लेते हैं। देखिए, भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत दोबारा कायम कर ली है। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बुमराह नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। बुमराह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट झटके थे। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। बता दें आपको, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में रबाडा और जोश हेजलवुड के बाद तीसरे स्थान पर थे। और अब बात कारोबार की कर लेते हैं। बात शेयर बाजार की करेंगे। देखिए, सेंसेक्स आज 1190 अंक की गिरावट के साथ 79,043 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 360 अंक की गिरावट रही और ये 23,914 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 221 अंक गिर करके 54,782 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट और केवल 1 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 46 में गिरावट और 4 में तेजी रही। एनएसई का आईटी सेक्टर बताते चले आपको, रिलायंस डिजिटल ब्लैक फ्राइडे सेल लेकर आया है और ये 28 नवंबर से शुरू होकर के 2 दिसंबर तक चलेगा। रिलायंस डिजिटल ग्राहक को स्मार्टफोन, लैपटॉप, होम अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर ढेरों ऑफर दे रहा है। रिलायंस डिजिटल की ब्लैक फ्राइडे सेल की खासियत है एप्पल के शानदार उत्पाद और वो भी कम कीमत पर। सेल के दौरान आईफोन 16 को मात्र 70,900 रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।